नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के ऊपर जो वर्ष 2022 या 23 में आपका पूर्णतया लागू हो पाएगा, क्योंकि कोरोना का इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है और एक बहुत ही बड़ा ये बदलाव है। ये बदलाव इसलिए बड़ा है कि जो भी चीजें हम लोग एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिसाइज करते थे या जिस चीजों को हम सोचते थे कि ऐसा होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, ये कमियां हैं, ये बदलाव होने चाहिए, उन सभी विषयों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखते हुए इसको लागू किया जा रहा है। अब देखना ये है कि जमीनी स्तर पर ये कितना असर या कितना प्रभाव अपना छोड़ पाता है। यानी कि इस सिस्टम को अगर पूर्णतया लागू कर दिया जाए तो ये बहुत ही एक अच्छा प्रभाव हमारे एजुकेशन सिस्टम पर डालेगा और इसमें हर एक फील्ड से लोगों से एक सुझाव लिया गया, उसके बाद ही ये पूरा एक खाका तैयार किया गया। अगर आप एमएचआरडी की वेबसाइट पर आप जाते हो तो वहां पर 60 पेजों का अभी एक संक्षिप्त रूप से इसका पूरा विवरण डाला गया है और आने वाले समय में इसका जब पूरा विवरण तैयार हो जाएगा तो लगभग 300 पेज का विवरण तैयार किया जाएगा और वहीं से एमएचआरडी की वेबसाइट से ही एक खाका हमने यहाँ पर तैयार किया है, जिससे कि आपको एक निचोड़ समझ में आए कि नई शिक्षा नीति का हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके भविष्य पर क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है, क्या इसके बैड इफेक्ट हैं और क्या इसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। पहले हम बात करते हैं पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इस पूरी रणनीति को तैयार किया गया है और देखिए पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं। अगर देखा जाए तो वर्ष 1968 में सबसे पहला इसमें अमेंडमेंट किया गया, बदलाव किया गया, लेकिन ये बदलाव उतने बड़े नहीं थे। उसके बाद वर्ष 1986 में भी बदलाव किया गया और 1986 के तुरंत बाद ही 1992 में भी इसमें बदलाव किया गया और इसी कारण से वर्ष 1986 और 92 कहीं कहीं पर एक साथ भी लिखे जाते हैं, क्योंकि इसका जो बदलाव था 1992 में बहुत ही माइन्यूट था और इसी से रिलेटेड था। लेकिन अब जो बदलाव किया गया है वर्ष 2020 में 34 वर्ष बाद, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है और समय की मांग भी यही है कि इस अनुसार ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को लाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो जीडीपी जो रखी गई है, पहले 3% भी जीडीपी हमारे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं खर्च की जाती थी, लेकिन जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 6% जीडीपी का हिस्सा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया एक बदलाव है या एक बहुत ही अच्छा एक कदम है। दोस्तों देखा जाए तो अभी तक जो हमारे शिक्षा पाने का अधिकार था वो था 6 से 14 वर्ष का। संविधान में जो निर्धारित है वो शिक्षा का अधिकार था 6 से 14 वर्ष का और अब ये अधिकार हो जाएगा 3 से 18 वर्ष का। अभी संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में संविधान में भी ऐसा अमेंडमेंट मिलेगा आपको कि शिक्षा का अधिकार 3 वर्ष से 18 वर्ष का हो जाएगा। अभी तक तो देखिए हम लोग कहीं पर भी बात करते थे एकेडमिक की तो हमारे मुंह से निकलता था 10+2। तो ये 10+2 तो भाई पहले ही एक बला थी और अब आ गया 5+3+3+4। तो ये बहुत ही अभी तक तो लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि है क्या, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छा कदम है और ऐसा नहीं कि ये बदलाव अभी एकदम से अचानक से हो गया। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो पहले से इस पर एक मंथन किया गया और जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है इसने इस पर एक महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। पहले भी जो पूर्व में हमारी गवर्नमेंट रही, जैसे मनमोहन सिंह के सरकार की अगर बात किया जाए तो उन्होंने भी एक बार ये कदम उठाया था और जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इन सबको आमंत्रित किया गया था हमारे देश में अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए। लेकिन उस समय कुछ सिक्योरिटी मनी का डिपॉजिटेशन रखा गया कि भाई इतना मनी आपको डिपॉजिट करना है, उसके बाद ही आप हमारे देश में ब्रांच खोल सकते हो। और भाई ये जरूरी भी था, मान लीजिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अपनी ब्रांचेस खोलती हैं और हमने उसमें फीस अपना लगाया और वो यूनिवर्सिटी किसी कारण से कहीं चली गई या बंद हो गई ब्रांच, तो हमारा पैसा कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए सिक्योरिटी मनी का भी कदम उस समय के हिसाब से बहुत ही अच्छा था, लेकिन किन्हीं कारणों से सक्सेस नहीं हो पाया और वो यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ ब्रांचेस नहीं खोल पाई। लेकिन अब अगर बात किया जाए तो इसमें बहुत सी रिलैक्सेशन दिए गए हैं और दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज, ऐसा नहीं कोई भी यूनिवर्सिटी हमारे देश में आके ब्रांच खोलेगी, दुनिया की 50 यूनिवर्सिटीज को ये हमारे यहाँ ऑफर दिया गया है कि आप हमारे देश में आकर के ब्रांच अपनी खोल सकते हो। तो अब हमारे देश में आने वाले समय में ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड की ब्रांचेस भी आपको देखने को मिलेंगी। इससे हमारे जो इंस्टीट्यूट हैं
आईआईटीज हैं, आईएम हैं, इनको भी एक बहुत ही एक अच्छा सुनहरा मौका मिलने वाला है। कंपटीशन बढ़ जाएगा और हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम अपने आप अच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम जो अभी प्रेजेंट में हमारे यहाँ चल रहा है, खासकर अगर देखा जाए प्राइवेट स्कूल्स में, तो प्राइवेट स्कूल्स में ये जो सिस्टम लागू किया गया है, इसका कुछ हिस्सा वो लोग चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्राइवेट स्कूल्स की फीस बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए आम जनमानस तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, अभी देखिए मैं 5+3+3+4 पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन एक उसका हम लोग देख लेते हैं निचोड़ क्या है, ये आखिर ये चीज है क्या, और क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम ये चीजें अभी से अचानक से नहीं आ गई या चल रही हैं। तो मैं बात कर रहा था प्राइवेट स्कूल्स की, तो अगर आप लोग देखें वहां पर, तो कहीं पर जैसे भाई हम लोग क्या है, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो प्ले ग्रुप पहले आता है, प्ले ग्रुप के बाद क्लास 1, क्लास 2, और इस प्रकार से हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स में ये एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं पहले से थोड़ा बहुत उसका एक परछाई देखने को आपको मिलेगा। अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो आप खुद ब खुद देखोगे। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में भी फीस ज्यादा होने के कारण एक आम या देखा जाए मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास के लोग के बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए इस प्रणाली को गवर्नमेंट स्कूल्स में भी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है, या ये यूं कहिए कि जो नई शिक्षा नीति आई है, ये हर एक विद्यार्थी तक पहुंच पाए, इसके लिए पूरा प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ संभ्रांत लोग इसका लाभ उठा पाए। और यहाँ पर जो एक फीस भी निर्धारित की जाएगी, जैसे हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं उस पर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और हर एक राज्य के लिए एमआरपी निर्धारित होता है कि आप भाई इससे ज्यादा इस चीज का रेट नहीं रख सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी एमआरपी ना कह के एक दिखा जाए तो मैक्सिमम फीस एक निर्धारित की जाएगी कि भाई इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो भाई मनमानी फीस लोग लेते हैं, कोई चीज निर्धारित नहीं होती है, जितना भी उन्होंने चाहा, कभी सेमेस्टर वाइज फीस दे रहे हैं, कभी कुछ एग्जामिनेशन फीस दे लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है। तो चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं कि ये 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 क्यों रखा गया। दोस्तों देखिए, जब भी हम एकेडमिक की बात करते हैं, तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिक निकलता है 10+2। अब देखिए 10+2 का जो आधार है ये है क्या भाई, कक्षा 10 तक तो हम नॉर्मली पढ़ते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 10 तक आ गए। उसके बाद जैसे ही हम 11th में आते हैं, वहीं से मामला सब कुछ बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हमें आके चुनाव करना पड़ता है कि हमें लेना कौन सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में जाना है या बायोलॉजी में जाना है, आर्ट में जाना है या साइंस में जाना है। यहीं पर सबसे बड़ा घालमेल शुरू हो जाता है, जो हमारे आगे आने वाले कंपटीशन में बहुत ही बाधा बन जाता था। तो उसके लिए यहाँ पर एक रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, अब आप स्वतंत्र हैं। अगर आप चाहें तो हिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स पढ़ सकते हैं या ज्योग्राफी के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 10+2, 10+2 को हटा के 5+3+3+4, ये एक तरीके से वर्ष को निर्धारित करता है। ये दिखा रहा है कि भैया 1 से लेकर 10 तक आप पढ़े, फिर उसके बाद 11 12 पढ़े। तो वैसे ही बस यहाँ पर ये नंबर के फॉर्मेट में आपको समझा दिया गया है, उसको भी आप तुरंत समझ जाओगे। चलिए देखते हैं कैसे। 5+3+3+4, 5 पहले वाले पड़ाव पर आते हैं, इसको का नाम देते हैं हम लोग फाउंडेशन। फाउंडेशन में क्या है, 5 को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 ईयर एंड 2 ईयर, 3 ईयर प्लस 2 ईयर। ऐसा क्यों? 3 ईयर में आ जाएगा आपका प्ले ग्रुप। देखिए मैंने पहले ही कहा कि कुछ प्राइवेट संस्थान ये सब चीजें पहले से चला रहे हैं, लेकिन इसका आधार ये बनाया गया नई शिक्षा नीति का कि सरकारी योजना है, गवर्नमेंट स्कूल तक भी ये चीज पहुंचनी चाहिए। तो 3 वर्ष तक जो बच्चे हैं वो जाएंगे प्ले ग्रुप में। प्ले ग्रुप क्या भला है भाई? प्ले ग्रुप में जैसे कि हम लोग पहले की बात करें, पहले जो प्रणाली हुआ करती थी, तो जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता था पढ़ाई करने के लिए, है ना। बच्चा 5 या 6 साल का होता था तो पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था। अब तो भाई 3 साल पे भेज दिया जाएगा, बच्चा बहुत ही छोटा होगा और उसके ऊपर 3 साल से ही मानसिक दबाव न पड़ने पाए, इसलिए उसके लिए स्कूल में पूर्णतया खेलने की व्यवस्था की जाएगी। और वो खेल किसी भी प्रकार का है, आप चाहे भाई मिट्टी में खेलिए, आप चाहे कैरम बोर्ड खेलें, आप चाहे लूडो खेलें, या किसी भी प्रकार का आप एक गेम खेलें। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है पेंटिंग में, मतलब छोटा बच्चा भाई जो भी चीज करना चाहे तो वो अपना उस फील्ड में कर सकता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी किसी भी प्रकार का एक मानसिक दबाव नहीं होगा उसके ऊपर, बस खाली विद्यालय जाना है उसको और खेलना कूदना है।
उसके बाद जब वो आएगा क्लास 1 एंड 2 में, क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकेंड में जब वो पहुंचेगा, वहां पर कोई एग्जाम नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी कि भाई वर्ष, जब वो 3 वर्ष का बच्चा जाता है क्लास में और 8 साल तक पढ़ाई करता है, तो उसको कोई भी एग्जाम नहीं देना है। मेंटली वो पूर्णतया स्वतंत्र है, फ्री है। अगला जो पड़ाव है वो है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी में क्या है, अब ये बच्चा 8 वर्ष से 11 वर्ष की पढ़ाई करता है, 3 से 5, क्लास 3 से क्लास 5 में, और यहाँ पर आवश्यक हो जाएगा रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है, ये भी बहुत अच्छा है। यानी कि जो भी क्षेत्रीय भाषा होगी, अगर बच्चा बंगाल से है तो बंगाली में, तमिलनाडु से है तमिल, ठीक है, यानी जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, अगर वो मुंबई में है तो मराठी। तो इस प्रकार से ये एक ऑप्शन दिया गया है रीजनल लैंग्वेजेस का। अब आप कहोगे कि भाई प्राइवेट स्कूल में तो इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, तो वहां पर भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे, और ये बहुत ही एक देखा जाए तो अच्छा भी है, पॉजिटिव भी है, और इससे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है जो भी पॉइंट आपको लगते हैं कि इसका क्या बैड इफेक्ट होगा, क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, वो भी आप बताइए, और क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। तो ये हो गया क्लास 3 से क्लास 5 तक, और यहाँ पर देखा जाए तो वही ग्रेडिंग सिस्टम ही बनाया जाएगा, जिससे कि बच्चों में ये भावना ना है कि मुझे इतने मार्क्स मिले हैं और उसको इतने मार्क्स मिले हैं। और दूसरा, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वहां पर एक मार्किंग सिस्टम दोनों बोथ वे कम्युनिकेशन एक तरीके से रखा गया है। यानी कि जो बच्चे होंगे वो अपने टीचर की मार्किंग करेंगे और टीचर अपने बच्चों की मार्किंग करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है, यानी हर बुक के पीछे एक मार्किंग सिस्टम बनाया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट भी अपने टीचर के प्रति अपना एक फीडबैक दे सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया विषय है दोस्तों, क्योंकि टीचर्स की जो छवि है वो स्टूडेंट के सामने बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ एक जो फीडबैक वाला सिस्टम है वो भी बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, मिडिल स्टेज में आते हैं। मिडिल स्टेज में जब आएंगे तो वर्ष 11 से वर्ष 14 तक, यानी कि यहाँ पर भी 3 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाई करनी है, क्लास 6 टू क्लास 8। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात है, वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज क्या है दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए भाई बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर किसी को पढ़ाई में ही इंटरेस्ट होता है। बहुत से बच्चे मिलेंगे जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट होगा, जिनको कारपेंट्री में इंटरेस्ट होगा, जिनको कढ़ाई, अगर लड़कियां हैं कढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, या मिट्टी के बर्तन, कोई भी क्रिएटिविटी है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। यानी कि हमें हमारे जो समाज में इन चीजों को एक निकृष्ट भाव से निचले स्तर पर देखा जाता था, तो उसको हमारे वोकेशनल कोर्सेज में इंक्लूड करके एक उसको प्रोफेशनलिज्म दिया जाएगा। यानी उसको व्यवसायिक रूप में, हमारे जो बच्चे हैं उसको व्यवसायिक रूप में सीखेंगे, और आगे चलकर ऐसा नहीं कि आपने 12th पास किया तो आप बायोलॉजी पढ़ करके डॉक्टर बन जाओगे और मैथमेटिक्स पढ़ के इंजीनियर बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को उजागर करके आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो कोई भी। जैसे इन चीजों को बहुत ही छोटा काम माना जाता था, तो अब इनको छोटा काम नहीं माना जाएगा। आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि भैया मैं एक कारपेंटर हूँ, मैं एक पेंटर हूँ, मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ। आप देखोगे बहुत सारे उदाहरण है, मिट्टी के ऐसे ऐसे बर्तन आने लगे हैं। अभी देखिएगा दिवाली में ये चाइनीज सामानों को पीछे छोड़ने के लिए मिट्टी के ऐसे ऐसे दिए आ रहे हैं, जिनको एक साइंटिफिक तौर पर बनाया गया है कि आप जान ही नहीं पाओगे उसमें किधर से तेल डाला गया और वो कैसे दिया जल रहा है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ देखा जाए तो साइंटिफिक चीजें ऐसी हैं कि आप उसमें बहुत अच्छा करके आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर एक भारतीय भाषा का चुनाव करना भी आपके लिए अनिवार्य होगा। तो ये सब जो बदलाव किए गए हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे किए गए। हम लोग एक संक्षिप्त रूप में इसका डिस्कशन कर रहे हैं कि जिससे आपको आसान भाषा में समझ में आ जाए, और इसका विस्तृत रूप तो बहुत ही बड़ा है। धीरे धीरे आप लोग जब इससे फैमिलियर होंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे, और ये चीजें पहले से भी आपके समाज में चल रही हैं। बस ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जब इसको लागू कर दिया जाएगा तो हर बच्चे तक एक उचित देखा जाए शुल्क में सभी को उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 हो गया आपका, 3 हो गया, 3 हो गया। अब आते हैं 4 पे। अगला जो 4 है, यानी आपने कक्षा 8 तक की पढ़ाई कर ली, क्लास 8 तक की पढ़ाई कर ली, अब आप आते हो क्लास 9 टू 12 में। अब यहीं पर देखा जाए ये 10+2 में, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक बदलाव हो गया
कि भाई जब 10+2 था आपका, तो कक्षा 10 के बाद, क्लास 10 के बाद आप विषयों का चुनाव करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप 8th क्लास के बाद जैसे ही 9th में आओगे, यहीं पर आप विषयों का चयन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इंटरेस्ट अगर मैथमेटिक्स में है तो मैथमेटिक्स आप पढ़िए, मैथमेटिक्स के साथ आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए। आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में है, बायोलॉजी के साथ साथ आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, पॉलिटी पढ़ना चाहते हो, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आगे जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहां पर आप अपने मन चाहे सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यहाँ पर बढ़िया बदलाव किया गया। और यहाँ पर दोस्तों सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो गया। ठीक है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने से एक फायदा ये होगा कि 6 महीने पर ही आपका एग्जाम हो जाएगा और आपकी जो पढ़ाई है वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। नहीं तो होता क्या था कि वर्ष के अंत में एग्जाम होता था, उसी के 1-2 महीने पहले ही लोग पढ़ाई करते थे। लेकिन यहाँ पर 2 भागों में बांट दिए जाने से 6-6 महीने पर आपको सेमेस्टर एग्जाम देना पड़ेगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक बढ़िया सिस्टम यहाँ पर भी बनाया गया जो सेमेस्टर किया गया है। और 10+2 में हम लोग जो बंध जाते थे जाकर के कि बायोलॉजी मैथ आर्ट इन्हीं तीनों चीजों में बंध जाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो ये बदलाव किया गया दोस्तों, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बदलाव किया गया है सब्जेक्ट के चयन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहीं पर देखा जाए तो फॉरेन लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया गया है। अभी चाइनीज को हटा दिया गया है, चाइनीज से थोड़ा भी, चाइना से हम लोग का विवाद चल रहा है इस वजह से। बाकी आप फॉरेन लैंग्वेज को भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं और ये भी बहुत ही एक अच्छा देखिए, जो भी मैं बार बार बता रहा हूँ चीजें यहाँ पर रखी गई हैं, एक ये बहुत ही बढ़िया बदलाव किया गया है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर जो हमारी पढ़ाई होगी दोस्तों क्लास 9 to 12 में, यहाँ पर एक देखा जाए क्रिटिक ओरिएंटेड आपकी स्टडी होगी। यानी कि आपका जो मेंटल लेवल है इसके डेवलपमेंट के लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा। यानी कि आपको रटना नहीं है कि केवल आपने चीजों को रट लिया और उसको गए एग्जाम में लिखा है और आपको अच्छा मार्क्स मिल गया। ये सिस्टम अब नहीं रहेगा। आपको इन चीजों को भी इन चीजों के बारे में अच्छे से ध्यान देना होगा कि अगर हम लोग अभी तक क्या था कि याद कर लेते थे कि भाई फला आंदोलन, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, इन वर्षों में हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये होगा कि भाई अगर ये आंदोलन उस समय पर ना हुआ होता तो आज हमारा देश की स्थिति कैसी रहती। अगर नोटबंदी ना हुई होती तो आज हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होती। यानी कि हमारे जो बौद्धिक क्षमता है उसको डेवलप किया जाएगा, उसको ब्रॉडली उसको और ब्रॉड किया जाएगा, जिससे कि हमारी सोचने की क्षमता बढ़ सके। तो अब दोस्तों देखना यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमारे आगे आने वाले एजुकेशन पर, यानी एकेडमिक के बाद जब हम ग्रेजुएट होने जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने जाएंगे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको करते हैं समराइज और देखते हैं कि हमारे आगे आने वाली पढ़ाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखा हम लोगों ने देखा कि 5+3+3+4 में जो सबसे पहला ये 5 था, ये था फाउंडेशन। यानी यहाँ पर केवल आपको करना है मौज मस्ती, कोई टेंशन नहीं, कोई एग्जाम नहीं। फिर आप आगे बढ़ोगे प्रिपरेटरी में और यहाँ पर आपको एक रीजनल लैंग्वेज के साथ अपनी पढ़ाई करनी है मजेदार तरीके से, यहाँ पर भी बर्डन बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाते हो क्लास 6 to 8, यहीं से आपका एग्जाम वगैरह शुरू होगा। वोकेशनल कोर्सेज भी रखे गए हैं और इसमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगी। और लास्ट में आप आ जाओगे 9th to 12 और यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। तो एक तरीके से देखा जाए कि बस इसका नाम बदल दिया गया है, 10+2 का नाम बदल के रख दिया गया 5+3+3+4 और हमारी पढ़ाई को एक सुलभ तरीका दिया गया है। यानी कि एक प्रैक्टिकल वे में जो चीजें हम सोचते थे उसी को एक आधारभूत ढांचा यहाँ पर दे दिया गया है। अब हम ये देखते हैं कि आगे जब हम पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे या ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे तो उसमें इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या हेल्प होगा और इस प्रणाली का उस पर क्या बदलाव या इस प्रणाली के माध्यम से वहां पर क्या बदलाव किए गए। दोस्तों नई शिक्षा प्रणाली में जब आप एकेडमिक के बाद आएंगे अपने ग्रेजुएशन लेवल पर या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, रिसर्च, अब ये नाम आपको सुनने को मिलेंगे और ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम बनाया गया है। वो इसलिए कि दोस्तों एक 12th के बाद जब बच्चा
ग्रेजुएशन करने के लिए जाता है तो हर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है। बहुत ऐसे विद्यार्थी आपको मिलेंगे जो खुद ही अपना जीवन यापन चला करके पढ़ाई या ट्यूशन के माध्यम से या कोचिंग संस्थान में पढ़ा करके ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, और किसी कारण से पैसे की कमी के कारण से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है या उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, उनको लगा यार ये तो सब्जेक्ट बोरिंग है, छोड़ दिया, और फिर से वो पढ़ना चाहते हैं तो वो 5 साल 2 साल या 10 साल बाद फिर से पढ़ाई में अगर आना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये जो 4 स्टेप रखे गए हैं इसका क्या मीनिंग है। तो अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं तो अभी तक क्या होता था दोस्तों, बीएससी होता था, बीए होता था, बीकॉम होता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप तो भाई सब्जेक्ट लेने के लिए स्वतंत्र हैं कि आप बीएससी में अगर आपकी मैथमेटिक्स है तो उसके साथ आप हिस्ट्री भी ले सकते हैं, बीकॉम के साथ आप ज्योग्राफी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि सॉरी, कॉमर्स के साथ आप ज्योग्राफी ले लीजिए। तो कहने का मतलब है कि स्वतंत्र हो गए हैं आप सब्जेक्ट का चुनाव करने के लिए, और उसी प्रणाली के आधार पर आगे के जो 4 वर्ष है वो भी आप पे निर्भर करेंगे। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, यानी कि अब आप सिंपल क्या कह जाएंगे, ग्रेजुएट कह जाएंगे। आप बीएससी यानी साइंस स्ट्रीम से या आर्ट स्ट्रीम से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कॉमर्स स्ट्रीम से अब आप सिंपल एक ग्रेजुएट कहे जाओगे। तो देखते हैं, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और आपने पहले वर्ष की पढ़ाई कंप्लीट कर ली, 1 वर्ष आपने पढ़ाई की और उसके बाद किन्हीं कारणों से, चाहे फाइनेंशियल कारण से या आपका पढ़ाई में मन नहीं लगा, 1 वर्ष की पढ़ाई करके आपने छोड़ दी, 1 वर्ष आपका कंप्लीट हो गया, तो फिर गवर्नमेंट या जो भी कॉलेज होगा आपको वो सर्टिफिकेट देगा, यानी आप कहोगे ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन इन सर्टिफिकेट। ठीक है, जैसे आप कह जाते हैं ग्रेजुएशन इन डिग्री, अगर आप 3 साल कंप्लीट करके निकलते हो, तो अगर 1 वर्ष आपने कंप्लीट किया तो आप क्या कहोगे, ग्रेजुएट विद सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने 2 वर्ष कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन में आपने एंट्री ली और आपने 2 वर्ष कंप्लीट किए, आपने 2 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो आप क्या कहोगे, ग्रेजुएट इन डिप्लोमा। ठीक है, आप एक डिप्लोमा होल्डर कहे जाओगे। 3 वर्ष तक अगर आप दोस्तों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और जैसे ही आपको डिग्री मिलेगी आप एलिजिबल हो जाएंगे किसी भी जगह पर अप्लाई करने के लिए, चाहे आप सिविल सेवा में जाना चाहते हो या किसी भी क्षेत्र में कोई भी जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो वहां पर आपकी डिग्री काम करने लगेगी। या कहीं कहीं पर अगर डिप्लोमा मांगा जाएगा तो 2 वर्ष के लिए आप वहां भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब आगे, ये तो भाई 3 वर्ष का पहले भी होता था, ग्रेजुएट आप होते थे 3 वर्ष में ही। चौथा वर्ष दे दिया गया है रिसर्च, यानी कि अगर आप 4 वर्ष कंप्लीट करते हैं तो आप एज ए रिसर्चर कहलाओगे, यानी ग्रेजुएट हो जाओगे एज ए रिसर्च स्कॉलर के तौर पर। तो ये 4 वर्ष जो आपके बनाए गए बहुत ही बढ़िया, यानी आपको एक एंट्री दोबारा इसमें मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। कहीं पर भी आपने पढ़ाई छोड़ी और आप 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद फिर से आके आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, अब पीजी पर आते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भाई आप 1 वर्ष और 2 वर्ष, ये क्या रखा गया, अगर आप यहाँ तक आते हैं, रिसर्च आपने कंप्लीट कर ली, 4 वर्ष तक आपने ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया, तो केवल 1 वर्ष अगर आप पढ़ाई आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने केवल 3 वर्ष तक करके पढ़ाई छोड़ दिया है, यानी केवल डिग्री आपने ली है, तो आपको 2 वर्ष और आगे पढ़ाई करनी पड़ेगी और तब आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाओगे। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा कदम है उन विद्यार्थियों के लिए जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे और उसमें एक अच्छा टैलेंट होता था, वो कहीं ना कहीं दब जाता था। और दोस्तों, जो परीक्षा परिणाम आएगा, इसके जो परीक्षा का परिणाम रखा गया है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रखा गया है। सबसे बढ़िया इसमें जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा, बोथ वे। बोथ वे क्या है, बोथ वे का मतलब टीचर स्टूडेंट का आकलन करेगा और साथ ही साथ स्टूडेंट को भी टीचर का आकलन करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। आपको अपनी बुक के पीछे एक मार्किंग सिस्टम दिया जाएगा कि आप अपने टीचर का आकलन कर सकते हैं कि ये टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, इनका पढ़ाने की शैली कैसी है। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कि, क्योंकि होता क्या था कि भाई दबाव में, तो ये देखिए पहले के टीचर क्या थे, भैया हमारे क्या ट्यूशन पढ़ने आ जाओ, ट्यूशन पढ़ने आओगे तो तुम्हें पास करेंगे, नहीं तो नहीं पास करेंगे। तो मजबूरी में बच्चा, पता चला टीचर को पढ़ाना भी नहीं आ रहा है ना, उनको इतना ज्ञान भी नहीं है और वो ट्यूशन के दम पे या किसी न किसी माध्यम से स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं। तो एक तरीके से मानसिक दबाव की जो यहाँ पर पीड़ा थी वो समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर स्टूडेंट भी टीचर का आकलन कर सकेंगे। मार्किंग सिस्टम है, वही आप मार्क दे सकते हो अपने टीचर को और टीचर आपको देगा।
और यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट का भी एक ऑप्शन दिया गया है। आप खुद अपना असेसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि भाई सबसे अच्छा अगर कोई आपको जानता है तो आप खुद हैं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को आकलन करके नंबर देते हैं, मार्किंग देते हैं, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है। और ये भी एक अच्छा पॉइंट है, फ्रेंड्स का एक अच्छा ऑप्शन क्या दिया गया है कि आपके साथ जो भी मित्र पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आपको अंक देंगे। जैसे मान लीजिए 10 अंक रखे गए, तो 10 अंक में से अगर आपका कोई दोस्त है, आपसे उससे लड़ाई हो गई है, तो उसने आपको केवल 2 ही अंक दिया, तो उससे एक जो सामाजिक स्तर होगा उसमें बहुत ही सुधार आएगा। यानी लोगों को शुरू से ही एक दूसरे से व्यवहार, एक अच्छा व्यवहार रखने के लिए, चाहे कहें मजबूर होना पड़ेगा शब्द कहिए, या एक प्रतिबद्धता हो जाएगी। और ये जब शुरुआती लेवल से ही हमारी पढ़ाई में डाल दिया जाएगा, तो एक प्रतिबद्धता नहीं होगी, एक सामाजिक माहौल बन जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया चीज है कि फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी होंगे वो भी आपका आकलन करेंगे। तो एक सौहार्द भाव से पढ़ाई का एक माहौल बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे बदलाव किए गए हैं एजुकेशन सिस्टम में। अभी तक तो भाई जो मैंने देखा एजुकेशन सिस्टम में जो नई प्रणाली आ रही है, इसमें मुझे तो ज्यादातर तो प्लस ही नजर आया, प्लस पॉइंट ही नजर आ रहा है। अगर ये जो भी प्रणाली है और अगर ये 100% लागू हो जाती है दोस्तों, तो हमारे शिक्षा स्तर का सुधार का जो ग्राफ है वो सीधे एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल तरीके से, यानी एकदम अचानक से बहुत ही बड़ा सुधार आएगा। अब डिपेंड ये करता है कि सरकार इसको किस प्रकार से लागू करवाती है, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक आ रहा है वो ये आ रहा है कि बेसिक लेवल पर जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं अभी वही उपलब्ध हैं जो प्ले ग्रुप्स वगैरह में बच्चों को पढ़ा सके, तो वो ट्रेंड नहीं है। तो उनके लिए हो रहा है कि उनको ट्रेनिंग दी जाए, 6 महीने का या साल भर का एक सर्टिफिकेट कोर्स उनको कराया जाए और उसके लिए वो एलिजिबल हो सके, वो भी उनका एक एग्जाम लिया जाए, जिससे कि उनका भी मानसिक, भाई तभी तो वो हमारा जो जड़ है, जो हमारी नींव है, वही अगर गड़बड़ हो जाएगी तो पूरी शिक्षा प्रणाली फिर वहीं पर धरी की धरी रह जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इसमें बदलाव या बहुत सारी स्कीम्स निकाल सकती है कि भाई कैसे जो इन लोगों की नियुक्ति की जाए शुरुआती लेवल पर, कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं या इस प्रकार की कोई और भी वैकेंसी निकाली जाए, जिससे कि शुरुआती दौर पर उनको एक अच्छा माहौल मिल सके और हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली है इसमें बेहतर सुधार किया जा सके। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन से ऐसे सुधार किए जा सकते हैं, क्या और अमेंडमेंट है जो इसमें छूट गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।